हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। आपका चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में से। ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक रहने वाला, लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कवर किया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई? क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या करेंगे बेटा? क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई ये तो डिफिकल्ट सा है, बट बिल्कुल इजी इजी टॉपिक है आपके बायोटेक के अंदर। ठीक है, तो देखो बेटा, क्लोनिंग वेक्टर्स। अब आपको क्लोनिंग का मतलब तो अच्छे से पता होगा कि मल्टीपल कॉपीज बनाना। क्या करना? क्लोनिंग का मतलब है मल्टीपल कॉपी बनाना अपने डिजायरेबल जीन की या डीएनए की। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है? देखो, आप अब क्लोनिंग करने के लिए ना, अपने डिजायरेबल जीन की कॉपी करने के लिए किसी बैक्टीरिया के पास जाते हो कि भाई साहब मेरे ना इस डिजायरेबल जीन की कॉपी करके दे दे। लेकिन जाते हो, इस अपने डिजायरेबल जीन को कैसे लेके जाते हो? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लेके जाते हो। वेक्टर क्या होता है? जो हमारे डिजायरेबल जीन को या फिर डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचा दे, इंट्रोड्यूस करा दे, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि सबसे अच्छे वेक्टर का एग्जांपल है बेटा, एक तो है प्लाज्मिड, ठीक है, एक है बैक्टीरियोफाग। आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना। देखो बेटा, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है हमारे सम ऑफ बैक्टीरिया के पास। मैंने बोला प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास। ठीक है, और बैक्टीरियोफाग कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं। देखो, नाम तो बैक्टीरियोफाग है लेकिन वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस, जो बैक्टीरिया में जाकर इन्फेक्शन करते हैं। ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं, इसीलिए इनका नाम बैक्टीरियोफाग है। तो अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इनको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। अब कुछ कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1 से लेके 10 कॉपी हम अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजायरेबल जीन की। किसी किसी वेक्टर के अंदर ये एबिलिटी या उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो 15 से लेके 100 कॉपी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके डिजायरेबल जीन या डीएनए की। तो ये वेक्टर की कैपेबिलिटी है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्लोनिंग वेक्टर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक दे रखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको ये बताता है कि भाई एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप सपोज करो कोई वेक्टर देख रहे हो कि मेरे को इस वेक्टर में वेक्टर का यूज करके अपने डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो वेक्टर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखो फटाफट से आ जाओ, वेक्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम क्वालिटीज, या उसकी अच्छी बातें कि एक वेक्टर में क्या अच्छी बातें होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो बेटा, करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हो आप, करेक्टरिस्टिक फीचर जो कि एक वेक्टर में होने चाहिए। देखो, सबसे पहला फीचर पढ़ रहे हो आप बेटा, ओ आर आई। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ओ आर आई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। एक अच्छा वेक्टर वो होता है जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन हो। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन वो साइट होती है आपके डीएनए के सीक्वेंस में जहां से आपके डिजायरेबल डीएनए की कॉपी होना, रेप्लीकेशन का मतलब क्या है? कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट हो जाएगा, बिगिंस हो जाएगा। रेप्लीकेशन क्या? आपके डीएनए की कॉपी होना। अगर आपका डीएनए, आपके पास डीएनए है, ठीक है, आपके डीएनए में आप अपने डिजायरेबल जीन को वहीं इंट्रोड्यूस करना पसंद करोगे ना जहां उसकी कॉपी फास्ट हो रही है, तो उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो कहता है आपके डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके वेक्टर के पास होनी चाहिए। सॉरी, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है बेटा? सेलेक्टेबल मार्कर्स कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा वेक्टर है या जो हमारा डिजायरेबल जीन है वो वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
ठीक है, जैसे मान लो मेरा प्लाज्मिड ले लिया मैंने, उसके अंदर अपना डिजायरेबल जीन डाल दिया, तो अब मेरे को ये देखना है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेंट। देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पेरेंट से कोई नई चीज बना दी हो आपने, उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। देखो बेटा, एंटीबायोटिक्स और कुछ केमिकल्स आपकी ये जानने में मदद करती हैं कि आपका डिजायरेबल डीएनए रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मतलब कि जो आपका प्लाज्मिड आप यूज कर रहे हो एज ए वेक्टर, वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है उसमें कुछ चेंज हुआ, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया। सपोज करो, मैं आपको समझाती हूँ ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब। देखो, सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर है मेरा, ठीक है, जो हमने प्लाज्मिड बोलते हैं ना इसको, इसको हमने बैक्टीरिया से निकाला। सपोज करो मैंने इसके अंदर अपने इस डीएनए में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर करके इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा, तो क्या ये पहले जैसा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है इस प्लाज्मिड के अंदर। अब मैं इसको बोलूंगी रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलूंगी? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक चीज ट्रांसफर कर दी है, वो चीज ट्रांसफर हो गई है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया है। क्या बन गया है ये? ट्रांसफॉर्मेंट। समझे? अब ट्रांसफॉर्मेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट। देखो, आपने अपना डिजायरेबल जीन यहाँ ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, ठीक है। इट मीन उसको रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब नया बन गया ना ट्रांसफर होके। लेकिन अब ये मेरा डिजायरेबल जीन है, मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ये हुआ ही नहीं भाई यहाँ पे लाइगेट। जब ये लाइगेट हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। इट मीन इसमें तो ये कैसा हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। कैसा हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों? आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई चेंज हुआ हुआ? नहीं दिख रहा ना। तो इसी को क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन, ठीक है, कैनामायासिन, माइसिन, और भी लिखे हुए बेटा दो तीन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ केमिकल्स हैं जो आपको जानने में मदद करते हैं कि कोई चीज, आपका जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो आपको बेटा यहाँ से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वेक्टर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो, देखो बेटा, वेक्टर की नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमारा थर्ड है, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई? आपने देखा था रिकॉग्नाइजेशन साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट, या आप क्लोनिंग साइट भी बोल सकते हो। क्लोनिंग साइट क्या थी? जहां पर आपके डिजायरेबल डीएनए की मल्टीपल कॉपी हो रही थी। तो अब हमारा जो डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए के अंदर हमारे रेस्ट्रिक्शन, देखो अब मुझे इस पूरे डीएनए में से एक छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस छोटे से फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करने के लिए मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगी। किससे कट करूंगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या थे बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर से। वो मॉलिक्यूलर सीजर ऐसी सीजर है जो आपके डीएनए को कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से कट करती है, ठीक है। अब जहां से वो कट करती है ना, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर एक ही रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर सीजर रीड करके अगर कट लगाए तो डीएनए को एक ही साइड से कट लगाए। अगर सपोज करो रिकॉग्नाइजेशन साइट बहुत सारी होंगी, तो हमारा मॉलिक्यूलर सीजर रीड कर करके बहुत सारी जगह कट लगा देगा हमारे डीएनए में। इससे तो हमारा कंप्लीट डीएनए लॉस हो जाएगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे, है ना। तो हम क्या समझे कि भाई रिकॉग्नाइजेशन साइट डीएनए के अंदर एक ही होनी चाहिए। ये वो साइट होती है जहां पर हमारे मोलिकुलर सीजर्स कट लगाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। क्लियर यहाँ पर? इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है बहुत अच्छा, PBR22, पता नहीं 622 आई थिंक, ये वेक्टर है बेटा। एनसीईआरटी से देखते हैं इसका डायग्राम, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी और नीट के पर्पज से भी, भाई दोनों से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये वाला टॉपिक, इसके बाद अब ये आपका एक वेक्टर दे रखा है, हमने क्वालिटीज क्या क्या पढ़ी कि उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, एंटीबायोटिक की हेल्प से हम पता कर सके
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन साइट एक ही होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है एक ही क्यों होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा होगी तो हमारे मॉलिक्यूलर सीजर बहुत सारी जगह पे कट लगा देंगे जिससे हमारा डिजायरेबल डीएनए लॉस हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बेटा आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम से। आ जाओ, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वेक्टर PBr322, ठीक है। इसमें आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है BAM-H1 क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, HIND3, CAL, ECORI1, PYU1, PST1, ये सब के सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। PBr322 एक वेक्टर है, इस वेक्टर का यूज करके हम अपने डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस वेक्टर का नाम रख रखा है PBr322। अब मेरे से फुल फॉर्म मत पूछना, जहां क्योंकि एनसीईआरटी को भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो क्योंकि एनसीईआरटी से बताती नहीं है ना, इसीलिए। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है AMP, एम्पिसिलिन आर, मतलब ये एंटीबायोटिक है बेटा। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, मतलब कि इस प्लाज्मिड के इस एरिया में लिखा हुआ है एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस है, इस एरिया में लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस है। ये है ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये है ROP, ये स्पेशल वो सीक्वेंस है जो आगे चल के प्रोटीन के लिए कोड करता है और देन आपकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आगे चल के प्रोटीन के लिए कोड करेगा और आपकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है बेटा, ठीक है। यहां तक। अब पढ़ना क्या था इसके अंदर, देखो इसकी क्या अच्छी बात है, आपको क्या देखना है बेटा, इस वेक्टर डीएनए से आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेंट बोले तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोले तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है। आपने क्या पढ़ा था, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ केमिकल्स होती है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एम्फिसिलिन, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस वेक्टर को एम्फिसिलिन वाले मीडियम में रख देना है बेटा। किस में रख देना है? एम्फिसिलिन वाले मीडियम में। अब आप मुझे बताना, इस वेक्टर को उठाया मैंने, इस मीडियम में रख दिया जिसमें मैंने एम्फिसिलिन डाल रखा था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या इस वेक्टर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा देखो एम्फिसिलिन से क्या लिखा हुआ है, आर, मतलब रेजिस्टेंस। इस मीडियम में एम्फिसिलिन है, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इसमें रख रही हूं तो इस पे कोई भी, ओके बेटा, वेक्टर PBR, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। साल1, BAM1, HIND2, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ठीक है। रोग का मैं आपको ऑलरेडी फंक्शन बता चुकी हूँ। ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो आगे चल के आपकी रेप्लिकेशन में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फिसिलिन आर। एम्फिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, मतलब एम्फिसिलिन से इसको रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ लिखा है टेट्रासाइक्लिन आर, टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि इस वेक्टर की हेल्प से, इस वेक्टर में ये जो एंटीबायोटिक्स है इसकी हेल्प से मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि कोई चीज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को क्या बोलते थे, रिकॉम्बिनेंट, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या बोलते थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो अब देखो बेटा मैंने क्या करना है, सबसे पहले ना आप देखना, मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है। उस मीडियम में एम्फिसिलिन है, क्या है बेटा, एम्फिसिलिन, एंटीबायोटिक का मैंने मीडियम ले रखा है, ठीक है। इस मीडियम के अंदर मैंने इस वेक्टर को उठाया और रख दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ये वेक्टर इसके अंदर सरवाइव करेगा? यस, सोच के बताओ जल्दी से, करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा बेटा, देखो एम्फिसिलिन आर से रेजिस्टेंस, अगर आप इसको एम्फिसिलिन के मीडियम में रख दोगे तो इस वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस है भाई, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने इस वेक्टर को उठाया और एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पर मैंने टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम कंटेन कर रखा है। अब आपको इसको उठाया और यहाँ पर रख देना। अब आप मुझे बताओ क्या इस वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर से क्यों नहीं पड़ेगा बेटा? क्योंकि इसको आप बोलोगे मैम टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है इसलिए नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैं एक डीएनए लेती हूँ, ठीक है। उस डीएनए को मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटूंगी, ठीक है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से? BAM-H1 से। अब आप कहोगे मैम आप इससे क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पर भी BAM-H1 से ही कट लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने BAM-H1 से यहाँ पे कट लगाया और ये छोटा सा पीस मुझे मिल गया, ठीक है, डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट। इसको अब मैं क्या करूंगी, इस एरिया पे लाइगेट कर दूंगी, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने यहाँ के सीक्वेंस को चेंज कर दिया जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था।
अब दोबारा से मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनो, इस वेक्टर को मैंने उठाया और एम्फिसिलिन वाले मीडियम में रख दिया। अब बताओ ये सर्वाइव करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको एम्फिसिलिन से तो अभी भी रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ कुछ थोड़ा छेड़ा है भाई। अब इधर आ जाओ, अब मैंने इसको उठाया और इसमें रखा टेट्रासाइक्लिन वाले में। अब बताओ, अब ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो जैसे ही मैंने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पर रखा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला तो मैंने सिस्टम ही हिला दिया इसका, इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या किया मैंने? देखो यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस था, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, वहां मैंने अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करके इसके पूरे सीक्वेंस को ही चेंज कर दिया, जिससे टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जो इसको मिल रहा था वो लॉस्ट हो गया। अब बेचारे को रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा, अब आपने इसको इसमें रख दिया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा, आप देख पा रहे हो कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट बन गया, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक बात है। लेकिन यहां नहीं हुआ तो बेटा ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब इसको और क्या बोल सकते हैं? वो रिकॉम्बिनेंट था तो ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? देखो बेटा ये वेक्टर पीबीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी और आपके नीट के पर्पज से भी। नीट में ना ऐसे करके निशान लगा के दे देगा आपको, एरो बना के दे देगा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ लिख देगा ए, यहाँ लिख देगा बी, ठीक है, यहाँ लिख देगा सी। आपको बताना है कि नीचे ऑप्शन में दे रखा हुआ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होना चाहिए। यहाँ बामन था, यहाँ टेट्रासाइक्लिन लिखा था, यहाँ एम्फिसिलिन लिखा था, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब एक बात देखो, मैं बार बार इस वेक्टर को उठाऊं, कभी इस मीडियम में रखूं, कभी इस मीडियम में रखूं, तो ये वाला प्रोसीजर तो बहुत लंबा होने वाला और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको रिप्लेस करते हुए एक टॉपिक आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो हम अब वो देखेंगे बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखो बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है आप कोई चीज इंसर्ट कर दो, ठीक है, इंसर्ट का मतलब है इंट्रोड्यूस कर दो, देन इनएक्टिव एक्टिवेट कर दो। मतलब क्या कह रहा है कि ना आप सबसे पहले क्या करो, किसी के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस करो। आप किसके अंदर करोगे? आप प्लाज्मिड के अंदर अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करके उसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव कर दो, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नहीं समझ में आया होगा? देखो मैंने ये बोला मेरे पास ये एक जीन है बेटा, ठीक है, ये एक जीन है, ठीक है, मेरे को क्या करना है इस प्लाज्मिड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, ये सीक्वेंस सपोज करो डीएनए का कोई चीज कोड करता होगा, मैंने अपना डिजायरेबल जीन यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी एक्टिविटी जो भी ये परफॉर्म कर रहा था उसको मैंने क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, इसको बोलते इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये अब हम सीखते हैं एनसीईआरटी के बेटा डायग्राम से। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में क्या एक्सप्लेन करता है इसको, कहता है हमारे पास ना एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है बेटा ई कोलाई। मैंने एक बैक्टीरिया ले लिया ई कोलाई, देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया का क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, इसके प्लाज्मिड के पास एक स्पेशल जीन है जो कोड करता है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास प्रेजेंट है प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड में एक सीक्वेंस ऐसा है जो कोड कर रहा है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अब क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा। अब आप बोलोगे क्रोमोजेनिक क्या होता है? क्रोमोजेनिक का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग। क्या बोला मैंने? कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो बेटा ये क्या करेगा? ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ब्लू कलर की कॉलोनीज को फॉर्म करेगा। ठीक है, कहते कैसे? देखो सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, बैक्टीरिया को कल्चर कर रखा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के पास क्या है?
प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड में एक सीक्वेंस ऐसा है जो क्या कोड कर रहा है बेटा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए। अब बीटा ग्लैक्टोसिडेज का क्या काम है, इस मीडियम में जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कोई भी रख दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपके लिए यहां पर बेटा ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म कर देगा। ये ब्लू कलर की कॉलोनीज किसकी हेल्प से आई आपके पास बेटा, ये आई कैसे, देखो ये एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये इसके पास प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास एक ऐसा सीक्वेंस था जो एक एंजाइम के लिए कोड कर रहा है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अब ये एंजाइम इसके पास है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जैसे ही ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर की कॉलोनी बना देता है, ठीक बात, ठीक है। बट अब इससे क्या समझोगे तुम, इसका मतलब तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रूव ही नहीं हुआ। इंसर्शनल का मतलब था कोई चीज इंसर्ट कर दो, और उसकी ये वाली जो एक्टिविटी है ना कि इसके पास ये एक्टिविटी है कि भाई एक एंजाइम बना रहा है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, आपको इसको इनएक्टिव करना था, वो तो आपने किया ही नहीं। ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस था। देखो अब यहाँ पे आओ, मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास ये इसका क्या था, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या था बेटा, इसके पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के पास क्या था, एक ऐसा सीक्वेंस था जो क्या कर रहा था, बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए कोड कर रहा था, ठीक बात है। ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना रहा है, ठीक है, एंजाइम है बेटा ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी इस एक्टिविटी को इनएक्टिव करना है कुछ चीज इंसर्ट करके। क्या चीज इंसर्ट करूंगी, अब देखो मेरे पास क्या है बेटा, एक डीएनए है, ठीक है, मेरे पास एक डीएनए है, सपोज करो ये रहा मेरा डीएनए। अब मैं क्या करूंगी बेटा, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करूंगी। ये मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया, ये मुझे मिला छोटा सा पार्ट इसका, इसको मैं क्या करूंगी, इस एरिया पे इंट्रोड्यूस कर दूंगी। कौन से एरिया पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बेटा, जहां पर वो सीक्वेंस था जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए कोड मतलब उसको बना रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो क्या अब ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनाएगा, आप बताओ, मैंने उसके सीक्वेंस को ही चेंज कर दिया भाई साहब, अपना जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज यहां पर, ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम यहां पर बेटा बनेगा ही नहीं। जब ये एंजाइम बनेगा ही नहीं तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाऊंगी, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाऊंगी, तो यहां पर क्या होगा, कलरलेस कॉलोनीज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, कलरलेस कॉलोनी बनेगी। क्यों बनेगी भाई कलरलेस, क्योंकि देखो ये जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज था, ये जैसे ही इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता था तो ब्लू कॉलोनी बना देता था। बट अब मैंने इस बेचारे का ये जीन ऑल्टर कर दिया, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना नहीं पा रहा। अब जब बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना नहीं पा रहा तो ये देखो, ये मैंने बैक्टीरिया ग्रो कर रखा था, इस बेचारे के पास जो भी प्लाज्मिड था उसके जीन को मैंने ऑल्टर कर दिया, ठीक है। अब बीटा ग्लैक्टोसिडेज यहाँ नहीं है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज है ही नहीं। जब बीटा ग्लैक्टोसिडेज नहीं है तो यहां पर क्या होगा, जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करोगे रखोगे तुम, तो बेटा ये जो है कलरलेस कॉलोनी बनाएगा। कैसी बनाएगा, कलरलेस। यहाँ पे सारी की सारी कलरलेस कॉलोनी बनेगी। कोई ब्लू कलर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये कलरलेस कॉलोनीज को बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब मैंने क्या किया, अपना डिजायरेबल जीन इंसर्ट किया, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनाने वाली इसकी एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर दिया। ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसकी हेल्प से कैसे पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मेंट एंड ऑल, देखो यहाँ पे मैंने अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस किया, मुझे चेंज दिखाई दिया, कलरलेस कॉलोनी, मतलब यहाँ पर चेंज हुआ, कुछ नया बना, तो इसको बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, या फिर क्या बोलेंगे बेटा इसको, ट्रांसफॉर्मेंट। देखो आपने ट्रांसफर कर दिया कोई चीज, फिर कुछ नया बन गया, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए। और इधर आपको क्या है बेटा, यहाँ पे आपने कुछ भी गड़बड़ तो की नहीं है, यहाँ पे इसका प्लाज्मिड को आपने कुछ भी छेड़ा छोड़ा नहीं है, तो अब यहाँ पे कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा है भाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है बेटा। ये आपका टॉपिक था इंसर्शनल
इनएक्टिवेशन, जो यहाँ पर हो गया है आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, वो करेंगे हम, इसको यहां से पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। देखो बेटा, प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर आप कौन से वेक्टर्स का यूज करते हो, ठीक है बेटा। देखो यहां पर एक प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले एक ना बैक्टीरिया की बात करते हैं। यहां पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है। वो प्लाज्मिड क्या है बेटा, टीआई प्लाज्मिड है। देखो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम है। इस एग्रोबैक्टीरियम के पास एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है बेटा इसके पास, ठीक है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया डाइकोट प्लांट्स की रूट्स में, डाइकोट प्लांट्स की रूट में जाके इन्फेक्शन कर देता है। कैसे करता है इन्फेक्शन, देखो बेटा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्लांट्स की रूट में जाएगा, वहां पर अपना टीआई प्लाज्मिड उस प्लांट के अंदर डाल देगा। ये टीआई प्लाज्मिड वहां जाकर क्या करेगा बेटा, कुछ ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करेगा जो कि मेरे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब मेरे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएंगे, बट बैक्टीरिया की ग्रोथ तो हो जाएगी, मेरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछता है ये वाला जो बैक्टीरिया है कौन से प्लांट में इन्फेक्शन करता है, तो आपको बताना है डाइकोट प्लांट्स में। कौन से पार्ट में करता है, तो आपको बताना है रूट में करता है, ठीक है। इसके पास कौन सा प्लाज्मिड है, टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। क्या करता है ये बैक्टीरिया, सबसे पहले देखो, सपोज करो मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका ऐसे करके मुंह बना देते हैं छोटा सा क्यूट सा, ठीक है। ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, मेरे प्लांट्स की रूट्स में जाएगा बेटा, ठीक है। ये प्लांट्स की रूट्स में जाएगा। अब इस बैक्टीरिया के पास क्या है, प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड ट्यूमर को इंड्यूस करता है, ट्यूमर करा देगा। ट्यूमर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, जहां पर एक सेल ये भूल जाए कि मुझे कितने आगे डिवाइड करके बनाने, और डिवाइड करता जाए तो अनकंट्रोल मतलब बहुत सारे नंबर में सेल हो जाए, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन करा देगा बेटा इसके अंदर जाके। अब देखो ये टीआई प्लाज्मिड लेके बैठा है, जैसे ही ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो इसका टीआई प्लाज्मिड भी अंदर जाएगा, ये इसके अंदर इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन से क्या होगा, ये ट्यूमर कर देगा इसके अंदर। ट्यूमर मतलब ऐसे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल कर देगा। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल से क्या होगा, मेरे प्लांट की जो इल्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट मेरे प्लांट का तो भला नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसका नंबर तो कम होता जा रहा है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने उठाया इस टीआई प्लाज्मिड को या इस बैक्टीरिया को, इसके प्लाज्मिड को, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसके टीआई प्लाज्मिड को जेनेटिकली इंजीनियर बना देंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट का भला हो, ना कि बैक्टीरिया का भला हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्लांट को ऐसा बनाएंगे, डिजीज रेजिस्टेंस बना देंगे। कैसे, इसी बैक्टीरिया की हेल्प लेंगे। क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले ना क्लीन कर दूं सारा का सारा, ये लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से, सपोज ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, इस बैक्टीरिया से, ये मेरे पास बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। इस बैक्टीरिया से मैंने निकाला टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये रहा टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के पास यहां पर वो सीक्वेंस था जो इन्फेक्शन करता था। यहां पर मैं क्या डालूंगी, अपना कोई भी डिजायरेबल डीएनए कट करूंगी और वो यहां इंट्रोड्यूस कर दूंगी। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया मेरे प्लांट्स की रूट में जाएगा, तो बेटा एक मैंने पता ये वाला कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया, जो प्लांट को ना डिजीज रेजिस्टेंस बना दे। क्या बना दे, डिजीज रेजिस्टेंस बना दे, मतलब बीमारी नहीं होने देगा मेरे प्लांट को, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, इस बैक्टीरिया से टीआई प्लाज्मिड निकाला,
अपना डिजायरेबल जीन डाल दिया, मतलब इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, इसको चेंज कर दिया। अब ये वापस से प्लांट के अंदर जाएगा, भाई इस बेचारे बैक्टीरिया की ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी भले आदमी की, ठीक है, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी स्टॉप, लेकिन प्लांट के अंदर जैसे ये इन्फेक्शन करने जाएगा तो हमारी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगा, साथ साथ हमारे प्लांट को डिजीज भी नहीं लगने देगा। इसको बोलते हैं हम क्या, एग्रोबैक्टीरियम का फायदा। हमने इसको क्या बना दिया, जेनेटिकली इंजीनियर बना दिया बेटा, ठीक है। ऐसे हम प्लांट के अंदर, आपसे पूछे ना प्लांट के अंदर आप कौन से वेक्टर को यूज करते हो, तो आपको बताना है एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हो, ठीक है। अगर आप जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे एनिमल के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, और कौन सा था, बैक्टीरिया के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, आज के लिए आप इतना पढ़ो, ठीक है।